हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 16.3 के कुछ लास्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व किया था क्वेश्चंस को। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या दिया गया है, एक इवेंट ई है, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/4 के इक्वल। दूसरा इवेंट एफ है जिसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/2 के इक्वल। और इन दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, या आप यूं कहोगे ई एंड एफ के होने के चांसेस गिवन है, दैट्स इक्वल टू 1/8। अब हमसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन नंबर 15 के दो पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ। आप पता करो ई और एफ के होने के कितने चांसेस है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, मैथमेटिक्स में और हो, फिर आप सेट थ्योरी पढ़ते हो या प्रोबेबिलिटी, तो और का मीनिंग होता है यूनियन। अगर आप कोई सिंपलीफिकेशन करते हो, न्यूमेरिकल में बात करते हो और की, तो और की मीनिंग होती है प्लस। चलो हम इसका सॉल्यूशन पता करते हैं। हम लिखेंगे सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। ई और एफ का मतलब क्या होता है, ई यूनियन एफ। और हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ किसके इक्वल होती है। तो किसके इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, जब ई और एफ के बारे में कुछ नहीं दिया गया हो कि ये ऐसे इवेंट्स है वैसे इवेंट्स है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो आप 1 बाय 1 वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते जाओ। तो लेफ्ट साइड में मैं कंटिन्यू करता हूं अपने क्वेश्चन को। इट इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है गिवन बेटा 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है गिवन दैट्स 1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ है 1/8। ई एंड एफ का मतलब होता है ई इंटरसेक्शन एफ। तो देखो ये तीन फ्रैक्शंस है, तीन फ्रैक्शंस हम कोशिश करते हैं कि तीनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर कॉमन बन जाए। या तो मैं इन दो का डिनोमिनेटर 8 बनाऊं, या हम पहले इसमें क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इनका डिनोमिनेटर ऑटोमेटिकली 8 के इक्वल आएगा। देखो 2 1 = 2 प्लस 4 1 = 4 अपॉन में 4 2 = 8 बनेगा -1/8। अब क्या करेंगे बेटा, दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर एक ही है, तो इनका एलसीएम बन जाएगा 8। एलसीएम बना 8, यहां पे 2 + 4 बना 6 - 1। तो यहां लास्ट स्टेप में इसका आंसर लिखेंगे। इट एम्प्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ किसके इक्वल आए बेटा, 6 - 1 5/8। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 15 के फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, हम क्वेश्चन उसको कंटिन्यू करते हैं। चलो गाइज, अब है क्वेश्चन नंबर 15 का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है, आप बताओ कितने चांसेस है प्रोबेबिलिटी, या कितने चांसेस है इवेंट नॉट ई एंड नॉट एफ ऑकर होने के। कितने चांसेस है कि ये वाला इवेंट ऑकर होगा, कौन सा, नॉट ई एंड नॉट एफ। मैंने समझा रखा है ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में कि इवेंट नॉट ई का मतलब होता है इवेंट कंप्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई, एंड इवेंट नॉट एफ का मतलब होता है कंप्लीमेंट्री इवेंट ऑफ एफ, एंड यू नो दैट्स द इंटरसेक्शन। चलो लिखते हैं सॉल्यूशन में। इट इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ का मीनिंग होता है P, तो ऐसे ही रहेगी, P से मतलब प्रोबेबिलिटी, नॉट ई के बदले लिखेंगे कंप्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई, दैट्स कंप्लीमेंट ऑफ ई। एंड की मीनिंग होती है इंटरसेक्शन। नॉट एफ का मतलब होता है कंप्लीमेंट्री इवेंट ऑफ एफ या नॉट एफ। आ रही बात समझ। अब यहां आप यहां लिखते प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल है। देखो कहीं पे जो गिवन इंफॉर्मेशन है, कहीं पे आपको किसी ऐसे चीज की प्रोबेबिलिटी नहीं दी गई है जो कंप्लीमेंट में लिखी गई हो। आपको ना पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट, ना एफ कंप्लीमेंट, ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट। तो इस चीज का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हाँ, अगर आपको याद हो, आपने सेट थ्योरी में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, उसका नाम था डिमॉर्गन्स लॉ। देखो डिमॉर्गन्स लॉ मैं साइड में लिख के रखूंगा। डिमॉर्गन्स लॉ कहता है अगर आपके पास दो सेट से ई और एफ हो, या ए और बी, अब ई एंड एफ में ही बात करेंगे, तो ई यूनियन एफ अगर हम लेंगे,
E यूनियन F का होल कंप्लीमेंट करेंगे बेटा, ये होता है आपका E कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन F कंप्लीमेंट के इक्वल। क्या कहता है डिमॉर्गन्स लॉ? दो सेट्स के यूनियन का होल कंप्लीमेंट होता है उन दो सेट्स के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन, दैट्स E कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन F कंप्लीमेंट। दैट इज जहां पे E कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन F कंप्लीमेंट लिखा हो, इसके बदले हम E यूनियन F का होल कंप्लीमेंट लिखते हैं। चलो इसके, अब आप कहोगे सर इससे हमें क्या मिलेगा? अब आप लोग देखोगे कि इससे क्या मिलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E एंड नॉट F is equal to probability of किसके इक्वल? E complement intersection F complement is equal to E union F का whole complement, E union F का whole complement, इसकी हमें probability निकालनी है। सर अब तो हमें E union F मीडियन दिया गया है, लेकिन हमने अभी E यूनियन F की वैल्यू निकाली फर्स्ट पार्ट पे, लेकिन हमें E यूनियन F की कंप्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब हमने ये चीज भी पढ़ी है, देखो हम लोगों ने क्या चीज पढ़ी है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंप्लीमेंट निकालनी हो या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A निकालनी हो, ये होती है बेटा यू नो दैट्स इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A। दैट्स कितने चांसेस है A ऑकर नहीं होगा, ये किसके इक्वल होता है? 100% प्रोबेबिलिटी, दैट्स 1 माइनस A के होने के चांसेस। ऐसे ही आप इस E यूनियन F को कंसीडर करो एज A, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंप्लीमेंट किसके इक्वल आएगी बेटा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A से मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन A। बात आ रही ना समझ में? हमने जिस चीज की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी उसके अकॉर्डिंग हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं दी गई थी, लेकिन हमने इस चीज को उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जिस फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी। हमें इंफॉर्मेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ और ई एंड एफ में गिवन दी गई थी। हमने फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ निकाली, वो क्या आई थी? 5/8। तो वह वैल्यू आप यहां पे यूज करोगे तो यहां पे आपको मिलेगा सोल्यूशन 1 माइनस 5/8 कितना बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके? 8 माइनस 5 दैट्स 3/8। सो दिस इज द, यहां पे हम लिखेंगे बिकॉज फ्रॉम फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू 5/8। ये वो बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 16.3। एक्सरसाइज 16.3 का जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें हमसे क्या गिवन दिया गया है और क्या प्रूव करना है वो मैं यहां पे मेंशन करूंगा। हमें चेक करना है, चेक वेदर E एंड F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट। ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। हमें बताना है कि ये जो दो इवेंट्स है E एंड F, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बता रखा है दो इवेंट्स को हम तब बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब उनमें से एक की ऑकरेंस दूसरी की ऑकरेंस को रोकते। इसका क्या मतलब हुआ? इसके दो मीनिंग हुए। इसकी ये मीनिंग एक होगी कि इन दो इवेंट्स की अगर इंटरसेक्शन हम लोग करेंगे तो वो 5 सेट आएगा, तब हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। या अगर इन दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, किसकी प्रोबेबिलिटी? इंटरसेक्शन की, वो 0 आनी चाहिए। दैट इज, ये चेक हमें करना है। दैट्स वी हैव टू चेक वेदर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F is equal to 0 or probability of E intersection F is not equal to 0। देखो क्या होगा, अगर हमने ये देखा कि probability of E intersection भी F is equal to 0, तब हम कहेंगे इवेंट्स E and F are mutually exclusive। अगर E intersection F की प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल ना आई, 0 के छोड़ के कोई एक नंबर आपको मिला, तब आप कहोगे E and F are not mutually exclusive। सर क्या E की प्रोबेबिलिटी गिवन दी गई है, F की प्रोबेबिलिटी गिवन दी गई है? नहीं। अब जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे आपको इस चीज की वैल्यू निकालनी है। चलो गिवन क्या है? गिवन दिया गया है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E और नॉट F इज इक्वल टू 0.25। ये गिवन दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E और नॉट F इज इक्वल टू 0.25। यहां से आपको इस चीज का यूज करके आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F निकालनी है। फिर अगर वो 0 आए तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट इक्वल टू 0 आए तो नॉट। तो देखो इस चीज को हम किसके इक्वल लिखेंगे? इट इंप्लाइज दैट यू नो, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी लिखा नॉट E का मतलब होता है E कंप्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ E, और का मतलब होता है यूनियन,
नॉट एफ का मतलब हुआ एफ कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 0.25। चलो 0.25 के बदले हम 1/4 भी लिख सकते हैं, जस्ट फॉर सिंपलिसिटी। आसान होगा 1/4 में खेलना बजाय इसके किसके 0.25 के। अभी क्या आपको ई कंप्लीमेंट यूनियन एफ कंप्लीमेंट में कोई इंफॉर्मेशन दी गई नहीं, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, डिमॉर्गन्स लॉ का यूज। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है सेट थ्योरी का? वो कहता है अगर आपके पास कोई दो सेट्स ई और एफ हो, तो फिर इन दो सेट्स का अगर आप इंटरसेक्शन करोगे, चाहे यूनियन करो या इंटरसेक्शन का अगर होल कंप्लीमेंट आप लोग करोगे, तो ये किसके इक्वल होता है? अलग अलग कंप्लीमेंट के केस में इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट होता है? यूनियन में। ये ऐसे बनता है ई कंप्लीमेंट, लेकिन यहां पे क्या आएगा इंटरसेक्शन के बदले यूनियन एफ कंप्लीमेंट। ऐसे ही अगर आप ऐसा लोगे ई यूनियन एफ का होल कंप्लीमेंट, वो आएगा ई कंप्लीमेंट यूनियन के केस में यहां आएगा इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट। सो यहां पे हमारा यही वाला यूज होगा, इसलिए मैंने इसी वाले को मेंशन किया। तो ई कंप्लीमेंट यूनियन एफ कंप्लीमेंट के बदले हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? ई इंटरसेक्शन एफ का होल कंप्लीमेंट। इट इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का होल कंप्लीमेंट, बिकॉज यू नो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ आने लगा, लेकिन इसका भी होल कंप्लीमेंट है, उसको भी हम चेंज करेंगे। अब आप क्या करोगे, इस ई इंटरसेक्शन का जो होल कंप्लीमेंट है इसको चेंज करना है। मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया, यहां पे फिर से बोलूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट या नॉट ए होती है बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जब आपको स्टेटमेंट या कुछ चीज चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए में गिवन दी गई हो चीजें, तो नॉट ए में को आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इस चीज को ई इंटरसेक्शन एफ को आप ए मानो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल आएगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मतलब ए इंटरसेक्शन। बात आ रही ना बेटा समझ में? 1/4। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू के एक साइड में लिखेंगे, बाकी सारे इक्वल टू के बेस दूसरे साइड में। अब यहाँ पे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ है, इसको मैं राइट साइड में लूंगा, वहां का 1/4 यहां पे लाऊंगा, 1 अपनी जगह प्लस 1/4 यहां माइनस 1/4 बनेगा, ये माइनस बनेगा यहां प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ। तो यहां मैं लास्ट स्टेप लिखने जा रहा हूं बेटा, 1 माइनस 1/4 बन जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 माइनस 1 दैट्स 3/4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन। तो बताओ बेटा, मैंने स्टार्टिंग में ही ये बताया था कि दो इवेंट्स ई और एफ को ये देखने के लिए कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं, आपको ये पता करना है कि उन दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है। फिर अगर इन दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल आती तो हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर नॉट इक्वल टू 0 आएगी तो हम बोलेंगे नॉट म्यूचुअली। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 0 के इक्वल नहीं आई? नहीं, ऑब्वियसली 3/4 के इक्वल आई, विच इज नॉट इक्वल टू 0। हम लिखेंगे इट इंप्लाइज दैट इवेंट्स E and F are not mutually exclusive events. Guys, are you getting me? तो ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो अब एक क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें गिवन दी गई है ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी, बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और ए इंटरसेक्शन बी, या आप यूं कहो ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है। अब इस क्वेश्चन नंबर 17 के 3 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए का मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए के ना होने के चांसेस कितने होते हैं? 1 माइनस ए के होने के चांसेस। तो इट इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए आपके किसके इक्वल बनेगी बेटा? 1। ऐसे ही माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है दैट 0.42। 1 में से माइनस करो 0.242, क्या आपको आता है एक इंटीजर में से डेसिमल नंबर को माइनस करना? देखो इसके डेसिमल के बाद कुछ नहीं है, 1 है ना, ऐसे इसमें माइनस कितना करना है बेटा? 0.42। देखो आप कैसे करोगे इस चीज को। 1 के बाद आप लिखोगे डेसिमल, लिखो डेसिमल के बाद इसका कोई डिजिट नहीं तो आप लिखोगे 0 अब 0 में से तो थोड़ी ना 2 माइनस कर सकते हैं, यहां ये 1 यहां चला जाएगा, 1 0 बन जाएगा 10, 10 में से 2 गए तो 8, यहां बचा था 9 बिकॉज 10 में से इसने एक यहां कैरी दिया, तो 1 9 में से 4 तो 5, यहां कुछ नहीं बचा, 0.58 इज द आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 0.58। ये वो आपके क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, एंड ये चीज आप खुद से करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है और मुझे कमेंट में आंसर चाहिए। कहां पे? कमेंट में। एंड अब है थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। तो फिर से ए और बी की प्रोबेबिलिटी मैं नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी यू नो दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है वो मैंने ऑलरेडी इस प्रीवियस क्वेश्चंस में भी डिस्कस की है, तो इसका सोल्यूशन भी आप खुद से करोगे। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो गाइस, आप है क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज 16.3। क्वेश्चन नंबर 18 को मैं आपको समझाता हूं क्लास 11th के स्टूडेंट से। क्लास 11th के स्टूडेंट से कितने स्टूडेंट से क्लास 11th में, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। ऐसा दिया गया है से एम स्टैंड्स हियर फॉर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स जिनका मैथमेटिक्स है। यह दिया गया है कि क्लास 11th में 40% स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स चुना है। इसी क्लास 11th में 30% स्टूडेंट्स ने बायोलॉजी चुनी है, बी से मतलब बायोलॉजी। एंड इसी क्लास के स्टूडेंट्स में से 10% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मैथमेटिक्स भी है और बायोलॉजी भी। बात आ रही समझ में यहां तक? अब क्या हो रहा है कि इन क्लास 11th के सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया गया, एक जगह रखा गया, चाहे अपनी क्लास में या कहीं पे भी। फिर रैंडमली कोई एक बंदा आता है, वो इस क्लास से सिर्फ एक स्टूडेंट को चुनता है। किसको? एक स्टूडेंट को। आप बताओ, जो उस स्टूडेंट एक को चुनेगा ना, उसको ये नहीं मालूम कि ये कौन सा स्टूडेंट है, ये किस स्ट्रीम का स्टूडेंट, वो रैंडमली ऐसे ही उठाता है इस वाले स्टूडेंट को, उठाया ना, इसको पिक किया। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो जो स्टूडेंट है ना, वो कौन कौन सा हो सकता है। वो ऐसा भी स्टूडेंट हो सकता है जिसका मैथमेटिक्स है, वो ऐसा भी स्टूडेंट हो सकता है जिसकी बायोलॉजी है, या वो ऐसा भी स्टूडेंट हो सकता है जिसका मैथमेटिक्स भी है और बायोलॉजी। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जब आप एक स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट करोगे, कितने चांसेस है कि वो स्टूडेंट या होगा एम से या होगा बी से। कितने चांसेस है कि वो स्टूडेंट या तो मैथमेटिक्स का होगा या बायोलॉजी का। मैथमेटिक्स का होगा, बायोलॉजी का मतलब कितने चांसेस है वो स्टूडेंट ऐसा होगा जिसका मैथमेटिक्स हो, या कितने चांसेस वो स्टूडेंट ऐसा होगा जो बायोलॉजी का होगा, या कितने चांसेस है वो स्टूडेंट ऐसा होगा जिसका बोथ है, मैथमेटिक्स भी बायोलॉजी भी। बात आ रही है समझ में? इस चीज की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। एंड यू नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, दैट्स ए यूनियन बी किसके इक्वल होती है, वो चीजें आपको लिख के रखनी है, फिर इजीली इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में मैं पहले लिखूंगा लेट सिंपलिसिटी के लिए एम से मैं रिप्रेजेंट करूंगा उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने ऑप्ट किया है मैथमेटिक्स, बी से रिप्रेजेंट करूंगा उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने ऑप्ट की है बायोलॉजी। लेट एम एंड बी रिप्रेजेंट students who opted mathematics, चलो मैथ्स में लिखूंगा शॉर्ट्स में, एंड बायोलॉजी रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिव क्यों लिखा? क्योंकि आप ये यहां से कंफ्यूज मत होना कि एम किन को स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट, एम करता है रिप्रेजेंट मैथ स्टूडेंट्स को, बी रिप्रेजेंट करता है बायोलॉजिस्ट। तो अब मैं लिखूंगा गिवन क्या चीज दी गई है, गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ एम। एम से मतलब कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स ऑप्ट किया है, दैट्स 40%। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने क्या होता है, मैंने ऑलवेज बोला है कि जब भी किसी चीज की परसेंटेज आप निकालोगे 100 में से। कितनी परसेंटेज है? 40%। कितनों में से? 100 में से 40, दैट्स 40/100। 0 0 कैंसिल, 4/10, 2 2 2 5। तो 2/5 इज द प्रोबेबिलिटी कि एक स्टूडेंट इस क्लास 11th का होगा मैथमेटिक्स स्टूडेंट, दैट्स 2/5। एंड ये भी गिवन दिए गए बेटा कितने स्टूडेंट्स ने बायोलॉजी ऑप्ट की है, दैट्स 30%। 30% को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, दैट्स 30/100। तो 0 0 से कैंसिल आउट, 3/10 इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज ए बायोलॉजिस्ट। एंड ये भी गिवन दिया गया है कि कितने चांसेस है कि स्टूडेंट क्या होगा, जिसका मैथमेटिक्स भी होगा और बायोलॉजी भी, दैट्स एम एंड बी। एम एंड बी से मतलब एम इंटरसेक्शन बी, वो गिवन है, दैट इज 10%। 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 10/100 लिखना है, 0 0 से कैंसिल, दैट्स 1/10। अब आपसे पूछा जा रहा है, अब आप बताओ इन सारे स्टूडेंट्स में, दैट्स इस क्लास से अगर हम रैंडमली किसी भी एक स्टूडेंट को पिक करेंगे, कितने चांसेस वो स्टूडेंट एम और बी होगा, या मैथमेटिक्स का होगा या बायोलॉजी का या बोथ का। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एम और बी, हम लोगों ने पढ़ा है एम और बी से मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यूनियन बी। किसके इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यूनियन बी? वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एम
इसे क्या कहते हैं हम लोग, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी, या एंड बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एम गिवन है बेटा किसके इक्वल है 2/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है हमारे पास किसके इक्वल 3/10 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी है एम एंड बी क्या हो 1/10। अब इन दो की डिनोमिनेटर 10 है, यहां पे भी इसका डिनोमिनेटर 10 बनाया जाए। चलो इस चीज को मैं यहाँ पे मिटा देता हूं ताकि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बन जाए। चलो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इट एम्प्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एम और बी, कितने चांसेस है हम स्टूडेंट जो इस क्लास से सिलेक्ट करेंगे वो एम और बी का होगा। देखो 2/5 में जो डिनोमिनेटर 5 है कैसे 10 बनेगा, 2 के मल्टीपल करने से 2 को 2 टाइम्स 2 करेंगे तो 4 बनेगा, 2 टाइम्स 5 बनेगा 10 प्लस 3/10 माइनस 1/10। अब नीचे का डिनोमिनेटर हर किसी का सेम है तो एलसीएम 10 बनेगा, ऊपर बचा 4 प्लस 3 माइनस 1। इट एम्प्लाइज 4 प्लस 3 कितना होता है 7, 7 माइनस 1 हुआ 6 बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम और बी कितनी बनेगी 6/10। यहां थोड़ी सी कॉमन फ्रैक्शन है, 2 3 2 5 तो 3/5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो जब आप इस क्लास से एक स्टूडेंट को रैंडमली पिक करोगे तो वो स्टूडेंट एम और बी का होगा, डेट्स या मैथमेटिक्स का होगा या बायोलॉजी का या बोथ का, तो कितने चांस है डेट्स 3/5। ये हुआ आपकी क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ एक्सरसाइज 16.3। क्वेश्चन नंबर 19 का जो क्वेश्चन है वो किस पे बेस्ड है, जब आप कोई एग्जाम देते हो ना एंट्रेंस टेस्ट, जैसे आप लोग JEE का एग्जाम देते हो, वहां पे आपके 2 एग्जाम्स लिए जाते हैं जिसे आप प्रीलिम्स कहते हो या मेंस कहते हो और उसके बाद एडवांस्ड होता है। तो अगर आप किसी भी एक रैंडमली स्टूडेंट को लोगे, किसी भी स्टूडेंट को, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उसका पहला वाला एग्जाम क्वालिफाई हुआ होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उसका पहला वाला एग्जाम क्वालिफाई होगा दूसरा नहीं, या ऐसी भी पॉसिबिलिटी है उसका पहला वाला एग्जाम भी क्वालिफाई होगा सेकंड वाला एग्जाम भी क्वालिफाई हुआ होगा। तो ऐसे ही एक एंट्रेंस टेस्ट की बात हो रही है जो बेस्ड है ऑन 2 टेस्ट्स पे, 2 ग्रेड्स पे। तो ये दिया गया है कि उस स्टूडेंट के कितने चांसेस है कि उसने फर्स्ट एंट्रेंस टेस्ट या फर्स्ट एग्जाम पास किया हो, that is 0.8 given probability that a student passed first examination। अब मैं यहां से लिखूंगा first ax dot here represents examination is equal to 0.8। अब ये भी गिवन दिया गया है what is probability that a student passes second examination, that is given as बेटा 0.7। कितनी दी गई है 0.7। बात आ रही है समझ में। एंड ये भी दिया गया है एंड प्रोबेबिलिटी दैट ही पासिस एट लीस्ट वन, एट लीस्ट का मतलब हुआ या उसने पास किया होगा पहला वाला या दोनों। तो यहां पे आ रहे हैं या उसने पास किया सिर्फ फर्स्ट एग्जामिनेशन या उसने पास किए होंगे दोनों एग्जामिनेशंस। प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन एग्जामिनेशन पास, कि स्टूडेंट ने कम से कम एक एग्जामिनेशन पास किया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा 0.9। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही पास्ड बोथ एग्जामिनेशंस, कि उस स्टूडेंट ने दोनों एग्जामिनेशंस पास किए हो। अब बताओ आप लोग इसके कितने चांसेस हैं। देखो ये सिंपली जो एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी मैंने बोला ना उस पे क्वेश्चन है। अगर आप फर्स्ट को मानोगे ए, सेकेंड को मानोगे कि बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन है। एट लीस्ट का मतलब होता है ये और ये, या ये भी या ये भी, दैट्स दोनों ए और बी। तो आपको फाइंड करना है ए इंटरवल। तो हम लिखेंगे सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ए स्टूडेंट पास्ड एट लीस्ट वन एग्जाम, ये गिवन है बेटा किसके इक्वल 0.95 के इक्वल, बट बाय एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी ये किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी दैट ही पास्ड फर्स्ट एग्जाम प्लस प्रोबेबिलिटी ही पास्ड सेकेंड एग्जामिनेशन माइनस प्रोबेबिलिटी ही पास्ड बोथ एग्जामिनेशंस इज इक्वल टू 0.95। यहां से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको हम अगले साइड में लेंगे 0.95 को यहां पे लेंगे,
प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन पास करने की क्या है 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी सेकंड एग्जामिनेशन की पास करने कितने हैं 0.7 माइनस इसमें से करना है 0.9 बिकॉज वो राइट साइड में है और ये प्रोबेबिलिटी दैट ही पास्ड बोथ द एग्जामिनेशंस वो हमें पता करना है। आर यू गेटिंग मी? 0.8 प्लस 0.7 कितना होगा बेटा? 8 प्लस 7 होगा 15 दैट्स 5 1 कैरी हुआ वो 1 फिर से ऐसे ही रहेगा सॉरी ये आएगा 1.5 minus 0.95 is equal to probability that he passed both the examinations. अब 1.5 में से 0.95 माइनस करना है, मैंने भी सिखाया 1.5 में से 0.95 देखो इसके पॉइंट के बाद कितने डिजिट से 2 तो यहाँ पे कोई आप 0 ला सकते हो 5 का 0 यहाँ पे गया कितना बना 10 में से 5 तो 5 अब यहाँ पे बचा आपका 4 लेकिन 4 में से आप 9 माइनस नहीं कर सकते ये वाला 1 यहाँ पे जाएगा 1 4 14 तो 14 में से 9 तो बचे 5 तो 0.55 आपका आंसर बनेगा। तो कितने चांसेस है वो स्टूडेंट उसने दोनों एग्जामिनेशन पास किए हो उसके कितने चांसेस है 0.55 ये हो आपके क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। इस चीज को आप राइट डाउन करो तो हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ एक्सरसाइज 16.3। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या चीज दी गई है। एक स्टूडेंट लिया गया है रैंडमली, उस स्टूडेंट को इंग्लिश सब्जेक्ट का भी एग्जाम देना और उसी स्टूडेंट को हिंदी सब्जेक्ट का भी एग्जाम देना है। तो अब यहाँ पे हम पहले खुद से बात करेंगे कि क्या आपको क्या पॉसिबिलिटी है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट ना हिंदी में पास होगा ना इंग्लिश में, या ऐसी भी पॉसिबिलिटी है वो स्टूडेंट हिंदी में भी पास होगा इंग्लिश में भी, या ऐसी भी पॉसिबिलिटी है वो हिंदी पास करेगा इंग्लिश नहीं, या वो पॉसिबिलिटी है इंग्लिश पास करेगा हिंदी नहीं। तो यहाँ पे 3 एक्चुअली पॉसिबिलिटीज है, या वो दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स पास करेगा, या दोनों में फेल, या दोनों में से एक में पास एक में फेल, है ना। तो अब क्या चीज गिवन है, किस चीज का सोल्यूशन निकालना है वो यहाँ पे मैं लिखाता हूं। पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे E stands for ये स्टूडेंट पास्ड इंग्लिश एंड H stands for student passed English. Let E and H represents student passed English and Hindi respectively. अब जहां पे भी मैं लिखूंगा E से मतलब कि स्टूडेंट ने इंग्लिश को पास किया, H लिखूंगा तो उसका मतलब है स्टूडेंट ने हिंदी पास किया। अब गिवन क्या है बेटा? गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H। अब लिख समझो E एंड H में लिखूं या E इंटरसेक्शन H तो एक ही बात। E इंटरसेक्शन H का मतलब हुआ उसने इंग्लिश भी पास किया हिंदी भी पास किया। कितने चांस है? ये गिवन है बेटा बराबर 0.5 के इक्वल। बात आ रही है समझ में? अब कितने चांसेस है कि वो इंग्लिश पास करेगा वो भी गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इंग्लिश एट 0.75। बात है। अब कितने चांस है वो स्टूडेंट हिंदी पास करेगा? बेटा यही नहीं मालूम और इसी चीज की वैल्यू हमें पता करनी है। और एक चीज दी गई है, अगर इतना दिया गया ना E इंटरसेक्शन H प्रोबेबिलिटी ऑफ E, अगर हम किसका यूज करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H। तो वहां से हमें H की वैल्यू मिलती प्रोबेबिलिटी ऑफ H की, लेकिन वहां उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E पता चाहिए वो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन मालूम होनी चाहिए वो है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H भी मालूम होनी चाहिए वो नहीं है। तो उसके लिए आल्सो गिवन है और एक चीज गिवन दी गई है, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट कितने चांसेस है कि वो स्टूडेंट ना इंग्लिश पास करेगा ना हिंदी, दैट्स गिवन एज 0.1। कितने चांसेस है वो स्टूडेंट ना इंग्लिश में पास होगा ना हिंदी में। नाइदर, चलो मैं एक बार वैसे लिखूंगा जैसे टेक्स्ट में लिखा गया, नाइदर ई से मतलब इंग्लिश, नॉर एच से मतलब वो हिंदी भी पास नहीं करेगा। इसके चांसेस 0.1 है। इस चीज का यूज करके हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H निकालनी है। जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H वाली फॉर्मूला का यूज करेंगे, वहां से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ H निकलेगी, वही हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनेगा। देखो मैंने नाइदर E का मतलब होता है E के ना होने के चांसेस, तो दैट्स कंप्लीमेंट्री इवेंट ऑफ E। नॉर का मतलब होता है एंड, ना ये और ना ये, और से मतलब एंड से मतलब इंटरसेक्शन। नॉर H का मतलब होता है बेटा H का कंप्लीमेंट, इट इज गिवन एज 0.1। अभी मैंने समझाया प्रीवियस क्वेश्चन।
जब E कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन H कंप्लीमेंट दिया हो, E कंप्लीमेंट यूनियन H कंप्लीमेंट दिया हो, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ का यूज। दैट से जो कंप्लीमेंट हम लाते हैं होल कंप्लीमेंट में, चाहे वो आइदर यूनियन में आए या इंटरसेक्शन में। तो डी मॉर्गन्स लॉ हमारा क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ कहता है अगर आपके दो इवेंट्स है A और B, A यूनियन B का होल कंप्लीमेंट, क्या लिखना है, होल लिखा ना मैंने, अब अलग अलग लिखेंगे, A कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट। अब बीच में क्या आएगा सर, इसका उल्टा, यूनियन का उल्टा मतलब इंटरसेक्शन। तो अगर A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट हो, ये किसके इक्वल लिखा जा सकता है डी मॉर्गन्स लॉ के एज पर डी मॉर्गन्स लॉ, तो A यूनियन B का होल कंप्लीमेंट। E कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन H कंप्लीमेंट को लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H का होल कंप्लीमेंट, इट इज इक्वल टू 0.1। समझ आ रही है ना बेटा बात। अब मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको मानो A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंप्लीमेंट किसके इक्वल होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A, इट्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H। अब मैं क्या करूंगा, यहां से मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H चाहिए, इसको मैं अगले साइड में लूंगा 0.1 को यहां, तो यहां बचेगा बेटा 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H। तो ये आपका आएगा 1 माइनस 0.1 इज 0.9 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। अब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन भी H भी है। आप इजीली प्रोबेबिलिटी ऑफ H निकाल सकते हो। इस चीज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कंटिन्यू करता हूं इस क्वेश्चन को। ये चीज मैं मिटा देता हूं यहां से। अब देखो हम लिखेंगे, सिंस हमने पढ़ रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H होता है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन। पढ़ रखा है ना हम लोगों ने, तो चलो सबस्टिट्यूट करो वो वैल्यूज जो आपको मालूम है। E यूनियन H की प्रोबेबिलिटी अभी आपने निकाली 0.9, लिख दो यहां पे, इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन है बेटा दैट्स 0.75। हाँ, फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ H, वो हमें नहीं मालूम, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H 0.5 के इक्वल है। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ H की वैल्यू, इसको अकेला बनाएंगे एक साइड में, बाकी सारी टर्म्स को अगले साइड में लिखेंगे। ये दो टर्म्स को मैं यहां लाऊंगा, यहां बचेगा 0.9, इस माइनस 0.5 को यहां लाएंगे तो प्लस 0.5 बनेगा, प्लस 0.75 को यहां लाएंगे माइनस 0.75 बनेगा, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ H। अब देखो पहले एडिशन करते हैं, तो कितना बनेगा, एडिशन करें 9 प्लस 5 आएगा 14, बट 4 कैरी तो पॉइंट यहां 1.4 माइनस 0.75। जब आप इस चीज को सिंपलीफाई करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ H 1.4 में से 0.75, 4 के बाद 0 0 0 10 माइनस 5 दैट्स 5, 3 में से 7 नहीं निकाल सकते, लेकिन अब ये 13 बनेगा, 13 में से 7 आएगा तो 6, 0.65 इज द प्रोबेबिलिटी कि वो बच्चा हिंदी सब्जेक्ट को भी पास करेगा। दैट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी जो आ रही है, तो लगता है उसका जो होल्ड है ना हिंदी में वो अच्छा खासा है। ये हो आपके क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। चलो गाइस, अब है एक्सरसाइज 16.3 का लास्ट क्वेश्चन, इट्स क्वेश्चन नंबर 20। फाइनली ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने जा रही है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में। चलो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया जा रहा है वो मैं आपको पहले समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया जा रहा है कि इसके टोटल 60 स्टूडेंट्स है क्लास के। कितने स्टूडेंट्स है क्लास में? 60। और इस क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ ने एनसीसी को ज्वाइन किया, कुछ ने एनएसएस का ज्वाइन किया, एनसीसी मतलब नेशनल कैडेट कॉर्पस, ऐसे कुछ ने दोनों एकेडमीज को ज्वाइन किया। बात आ रही समझ में? तो अब 60 स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स ने एनसीसी को ज्वाइन किया? दैट्स 30। इन 60 स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स ने एनएस को ज्वाइन किया? 32। अब आप कहोगे सर टोटल तो 60 है, इनमें से कैसे पॉसिबल है कि कुछ स्टूडेंट्स ने 30 को अप्लाई किया, कुछ ने 30 प्लस 32 बनेगा 62? नहीं, यहां पे क्या दिया जा रहा है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एनसीसी भी ज्वाइन किया होगा और एनएसएस भी, वैसे बनेगा 32। बात है ना? और कितने स्टूडेंट जिन्होंने दोनों एकेडमी ज्वाइन की है? दैट इज 24। अब हमसे आगे इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद पहले मैं कुछ चीजें लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 21 में दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अब क्या हो रहा है, अब इस क्लास से रैंडमली किसी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है, ऐसे पिक किया जाता है।
अब बताओ वो स्टूडेंट कौन हो सकता है? वो स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है जिसने एनसीसी ज्वाइन किया हो, वो स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है जिसने एनएसएस ज्वाइन किया हो, वो स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है जिसने दोनों को ज्वाइन किया हो, या वो स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है जिसने ना एनसीसी ज्वाइन किया हो ना एनएसएस, बिकॉज इस क्लास में ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिसने ना एनसीसी ज्वाइन किया होगा ना एनएसएस। बात आ रही है समझ में? अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं वो आगे मांगे थे। तो गिवन लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जो हमने एक स्टूडेंट सिलेक्ट किया 60 स्टूडेंट्स में, वो एनसीसी उसने ज्वाइन किया हो, दैट इज फेवरेबल, फेवरेबल से मतलब 30 अपॉन टोटल विच इज 60, 0 0 कैंसिल, 3 अपॉन 6 आपका बनेगा 1। तो 50% चांसेस है कि अगर हम इन 60 बच्चों में से एक बच्चा चुनेंगे और वो ऐसा बच्चा होगा जिसने एनसीसी चुना होगा, दैट्स 1 अपॉन 2 विच इज 50%। प्रोबेबिलिटी अगर हम इन सारे 60 बच्चों में से किसी एक स्टूडेंट को पिक करेंगे, कितने चांसेस वो बच्चा ऐसा होगा जिसने एनएसएस ज्वाइन किया होगा, दैट्स फेवरेबल कितने हैं एनएसएस के 32, फेवरेबल से मतलब कितने स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने एनएसएस को ज्वाइन किया हो, तो अपॉन में टोटल है 60। अब कितना बनेगा बेटा, 2 16 जा 32, 2 30 जा फिर से बनेगा 2 8 जा 2 15 जा, 8 अपॉन 50 इज द चांसेस कि अगर हम इन 60 स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट को पिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो वो एनएसएस का स्टूडेंट होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अगर हम स्टूडेंट ऐसा पिक करेंगे वो उसने एनएसएस भी ज्वाइन किया हो, एनसीसी भी, बोथ से मतलब ए बी और ए बी, दैट इज आप यूं कह सकते हो बोथ से मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी एंड, या आप इंटरसेक्शन भी लिख सकते हो, एनएसएस इज इक्वल टू कितने हैं 24 अपॉन 60, तो कितना बनेगा 6 4 जा 24, 6 10 जा फिर से 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 अपॉन 5 इज द प्रोबेबिलिटी कि अगर हम किसी एक स्टूडेंट को पिक करेंगे 60 में से, वो ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने एनसीसी भी ज्वाइन किया होगा और एनएसएस भी। अब इस क्वेश्चन नंबर 21 के फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है, अगर आप इसमें से किसी भी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करोगे 60 में से, तो कितने चांसेस है वो ऐसा हो गया, या एनसीसी का होगा या एनएसएस का होगा, डेट्स एनसीसी और एनएसएस का, तो कितने चांसेस होंगे। चलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट सेलेक्टेड रैंडमली इज आइदर ए स्टूडेंट ऑफ एनसीसी और ए स्टूडेंट ऑफ एनएसएस और ए स्टूडेंट ऑफ बोथ। पढ़ रखा है ए और बी, ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी, वो किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मतलब एनसीसी plus probability of NSS minus probability of both, that is NCC intersection NSS। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ आपको मिलेगा आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ NCC कितनी है बेटा 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ NSS कितनी है 8/15 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कितनी है 2/5। तो चलो हम लोग करते हैं कोशिश कि इन तीनों का डिनोमिनेटर एक जैसा बने। देखो 15 है, 2 इज नॉट डिवाइजर ऑफ 15, तो क्या बनेगा, मैं एलसीएम अगर इनका देखूं तो वो आ रहा है 30, कितना बन रहा है 30, तो 2 कब 30 बनेगा बेटा 15 के मल्टीपल करने से, 15 1 15, 15 2 30। अब 15 कब 30 बनेगा 2 के मल्टीपल करने से, 2 टाइम्स 8 ऊपर बनेगा 16, 15 टाइम्स 2 बनेगा 30। अब 5 30 का बनेगा 6 के मल्टीपल करने 6 2 12 अपॉन 5 6 30। तो 30 हर किसी का डिनोमिनेटर, एलसीएम आपका 30 बनेगा, न्यूमरेटर में आया 15 प्लस 16 माइनस 12। अब देखो 15 प्लस 16 आता है आपका बेटा 31 से मैं इसे 12 करो माइनस, तो कितने बचेंगे, आई थिंक वो बचेंगे 19। तो दैट्स 19/30 इज द पॉसिबिलिटी कि जो हम स्टूडेंट करेंगे सिलेक्ट गिवन 60 में से, वो स्टूडेंट होगा एनसीसी का या एनएसएस का, दैट्स 19/30। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। चलो बच्चा लोग, अब है इस क्वेश्चन नंबर 21 का सेकेंड पार्ट। देखो सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है, जो स्टूडेंट आप इन 60 स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट जो आप सिलेक्ट करोगे ना, अब आपसे पूछा जा रहा है कितने चांसेस है वो स्टूडेंट ऐसा होगा जिसने ना एनसीसी ज्वाइन किया हो और ना ही एनएसएस। दैट्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी जो आप सिलेक्ट स्टूडेंट करोगे वो नाइदर एनसीसी का होगा नॉर एनएसएस का होगा। अभी मैंने आप लोगों को समझाया, नाइदर का मतलब होता है एनसीसी का कंप्लीमेंट, नॉर का मतलब होता है इंटरसेक्शन, एनएसएस का कंप्लीट मतलब नॉर एनएसएस, दैट्स एनएसएस का कंप्लीट। इट इज लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट। अब यहाँ पे राइट साइड में फिर से मेंशन नहीं करूंगा, डिमॉर्गन्स लॉ कहता है ई कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट होता है
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, ई से मतलब हियर एनसीसी यूनियन, एफ से मतलब एनएसएस का होल कंप्लीमेंट। अब ये बनेगा आपका ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मतलब एनसीसी यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस, 1 ही रहेगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। क्या एनसीसी यूनियन एनएसएस दिया गया है कि कितने चांसेस है जो आप स्टूडेंट सिलेक्ट करोगे वो या एनसीसी का होगा और या एनएसएस का। अभी जो फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्यूशन लिखा था वो क्या आया था, वो आया था 19/30। ये किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के आई थी फर्स्ट पार्ट में कि वो जो स्टूडेंट हम सिलेक्ट करेंगे वो या एनसीसी का होगा या एनएसएस का या दोनों का, डेट्स एनसीसी यूनियन एनएसएस का। 1 माइनस ये करेंगे आप 30 माइनस 19 तो कितना बनेगा बेटा 11/30 इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ दिस। तो फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम इस क्वेश्चन को करें। अब है एक्सरसाइज 16.3 के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, डेट्स लास्ट वाला पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी जो आप स्टूडेंट सिलेक्ट करोगे 60 में से वो क्या होगा, वो एनएसएस का स्टूडेंट होगा लेकिन एनसीसी का नहीं होगा। दैट स्टूडेंट इज फ्रॉम एनसीसी बट नॉट फ्रॉम, सॉरी स्टूडेंट इज फ्रॉम एनएसएस बट नॉट ऑफ व्हिच एनसीसी। देखो मैं पहले यहां पे वेन डायग्राम आप लोगों के लिए बनाता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। से ये वाला सर्कल किन स्टूडेंट्स का है, जिन्होंने एनएसएस ज्वाइन किया है। ये सर्कल किन का है, जिन्होंने एनसीसी ज्वाइन किया है। ये पूरे सर्कल में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं वो उन्होंने एनसीसी। लेकिन ये वाला पोर्शन जो है ना, ये उन स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जिन्होंने एनएसएस भी रिप्रेजेंट किया, सॉरी ऑप्ट किया है और जिन्होंने एनसीसी भी ज्वाइन किया हो। तो अब हमें क्या चाहे, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ एनएसएस ज्वाइन किया हो, तो एनएसएस वाले ये वाले हो गए। तो इस चीज को आप मैथमेटिकली कैसे लिखते हो, पूरा एनएसएस सर्कल, इसमें से माइनस ये वाला छोड़ना है, ये वाला पोर्शन है ना, ये इसको लेफ्ट आउट करना है। ये वाला पोर्शन कैसे होता है सेट थ्योरी में, इन दो का इंटरसेक्शन। तो आएगा ओनली मैं लिखूंगा ओनली एनएसएस मीन्स एनएसएस माइनस एनएसएस और एनसीसी के बीच का जो इंटरसेक्शन है, दैट्स एनएसएस इंटरसेक्शन एनसीसी। बात आ रही है समझ में। वो स्टूडेंट्स हम लोग कैसे सेट थ्योरी में लिखते हैं, जो ओनली एनएसएस, जिन्होंने एनएसएस को ऑप्ट किया हो या एनएसएस ज्वाइन किया, वो होता है एनएसएस माइनस एनएसएस के कॉमन किसके साथ जो हो, एनसीसी के। तो इस चीज को मैं ऐसे लिखूंगा, इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, एनएसएस। वो स्टूडेंट्स कितने हैं जिन्होंने एनएसएस ज्वाइन किया हो, लेकिन इनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने एनसीबीसी भी ज्वाइन किया होगा, उनको हम माइनस करेंगे, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस इंटरसेक्शन एनसीसी। तो कितने चांसेस है कि हमको ऐसे स्टूडेंट मिलेगा जिसने एनएसएस ज्वाइन किया हो, दैट्स 8/15 माइनस वैसे स्टूडेंट्स कैसे हैं जिन्होंने दोनों एकेडमीज को ज्वाइन किया हो, दैट्स 2/5। अब दोनों का एलसीएम सेम बनाना हो तो कैसे करते हैं, इस 5 को 3 से मल्टीपल करते हैं, ये आएगा 8/15 माइनस 3 to the 6, 3 5 are 15। अब आपका एलसीएम सेम आएगा, 8 - 6 कितना बनेगा बेटा, 2/15 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। चलो ये हुई आपकी एक्सरसाइज 16.3 के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आई होप आपको हर कोई क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। अगर कहीं समझ में ना आया हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। थैंक यू, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो।